हमारी पृथ्वी एक खूबसूरत नीला ग्रह है जिसकी खूबसूरती और इस नीले कलर का कारण हमारी पृथ्वी के सरफेस पर मौजूद लिक्विड ओशन वाटर है जो हमारे सोलर सिस्टम में किसी और ग्रह के पास मौजूद नहीं है। और इसी समुद्री पानी के चलते पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है, क्योंकि बिना पानी के किसी भी तरह के जीवन की कल्पना करना लगभग नामुमकिन है। इसी समुद्री पानी ने हम इंसानों को पाला है और आज इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर बनाया है जो इस यूनिवर्स को जानने की इच्छा रखता है, यूनिवर्स में लगातार खोज करना चाहता है और नए नए रहस्यों को जानना चाहता है। इन्हीं सब क्यूरियोसिटी के चलते हम लंबे समय से अपने अंतरिक्ष में हमारे सोलर सिस्टम के बारे में काफी ज्यादा जानकारी हासिल कर रहे हैं और आज के समय में हमें हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों के बारे में काफी जानकारी है, यहाँ तक कि हम उनकी सरफेस और उनके एटमॉस्फेयर को भी काफी अच्छे से समझते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी हम इंसान जितना अपने सोलर सिस्टम के ग्रहों के बारे में जानते हैं उससे भी कम हमें अपने ग्रह के बारे में पता है। आज भी हम समुद्र के 80% भाग में खोज नहीं कर पाए हैं, यानी हमारी पृथ्वी का 80% समुद्र आज भी हम इंसानों की नजरों से दूर है और छिपा है। तो इसलिए आज का हमारा सवाल है कि आखिर क्यों हम इंसान इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद अपने ग्रह के समुद्र में ही खोज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और आखिर क्या है जो हम इंसानों को समुद्र में खोज करने से रोकता है। हमारी धरती पर 29% लैंड है और 71% ओशंस मौजूद हैं। वैसे तो यह सभी समुद्र एक ग्लोबल ओशन के ही हिस्से हैं, लेकिन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के पास मौजूद होने के कारण इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के साउथ की तरफ के ओशन का नाम है द इंडियन ओशन। वैसे तो हमारी धरती पर 3 मेजर ओशंस मौजूद हैं जिनके नाम है द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन और द अटलांटिक ओशन। लेकिन असल में 5 बड़े समुद्रों के नाम लिए जाते हैं जिसमें द आर्कटिक ओशन और द सदर्न ओशन भी शामिल है। और हमारी धरती पर जितना भी पानी मौजूद है उसमें से 97% पानी हमें इन समुद्रों से ही मिलता है। साथ ही यह समुद्र हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारी पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है उसमें से आधी ऑक्सीजन इन्हीं समुद्रों से आती है और यह समुद्र ही हैं जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे हमारा एनवायरनमेंट ऑक्सीजन रिच बनता है। यदि हमारी धरती पर तापमान नियंत्रण करने की बात करें तब भी यह समुद्र ही हैं जो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा सूर्य की गर्मी पहुंचती है। यदि उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब या फिर स्प्रेड ना किया जाए तो धरती के इक्वेटर के क्षेत्रों में रेगिस्तान जैसा माहौल हो जाएगा और इंसानों और जानवरों का रहना वहां मुश्किल हो जाएगा। लेकिन समुद्र इसी सूर्य से आने वाली ज्यादातर हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसे धरती के नॉर्थ और साउथ पोल्स तक पहुंचा देते हैं। ऐसा करने से नॉर्थ और साउथ पोल्स का भी तापमान नियंत्रण में रहता है, वरना वहां पर भी इतनी ज्यादा ठंड हो सकती है कि पोलर बियर्स जैसे जीवों का जीना मुश्किल हो जाए। साथ ही वाटर साइकिल के बारे में भी आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार सूर्य की गर्मी पड़ने पर समुद्रों और नदियों का पानी इवेपोरेट हो जाता है और ऊपर आसमान में जाकर यह बादल बन जाते हैं जो वापस धरती पर बारिश के रूप में गिरते हैं। समुद्रों का इस प्रक्रिया में भी काफी योगदान है। अब आप यह तो समझ गए होंगे कि पृथ्वी के लिए समुद्र आखिर कितने ज्यादा जरूरी हैं। साथ ही इन समुद्रों में भी कई लाखों की संख्या में जीवन मौजूद है। समुद्री पेड़ पौधों से लेकर समुद्री जीवों तक यहाँ पर अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। साल 2021 के कुछ आंकड़ों के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2,40,000 मरीन स्पेशीज समुद्रों में पाई गई हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अब तक हमें सभी मरीन स्पेशीज के बारे में पता नहीं चल पाया है और असल में पृथ्वी पर 1.4 मिलियन से लेकर 1.6 मिलियन मरीन स्पेशीज मौजूद हैं। इन सभी मरीन स्पेशीज के बारे में हमें अब तक पता इसलिए नहीं चल पाया है क्योंकि अब भी समुद्र में काफी खोज नहीं की गई है। अभी समुद्र हमारे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है और आपको यह सुनकर बहुत ही हैरानी होगी कि अब तक हमारी पृथ्वी पर 80% समुद्रों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक और रिसर्चर्स का यह कहना है कि समुद्र की वे गहराइयां हमारे लिए एक बहुत बड़ा राज है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों की उतनी भी जानकारी नहीं है जितना कि अब हमें अपने सोलर सिस्टम की जानकारी है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि अब तक हमारे समुद्र के बारे में हमें ज्यादा कोई जानकारी नहीं है और क्यों यह समुद्र हमारे लिए एक बड़े रहस्य बने हुए हैं। डॉक्टर जीन कार्ल फेल्डमैन जो कि नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में एक ओशियानोग्राफर हैं, उनका यह कहना है कि समुद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है वह यह है कि यह समुद्र इतने गहरे हैं कि वहां पर हम कुछ नहीं देख सकते, यानी इसे हम जीरो विजिबिलिटी भी कह सकते हैं।
यानी इसे हम जीरो विजिबिलिटी भी कह सकते हैं। साथ ही वहाँ का तापमान काफी ज्यादा ठंडा होता है, जिसे झेल पाना भी आसान नहीं होता। इसके अलावा समुद्र की गहराई में प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। वैसे तो जब हम पृथ्वी के ऊपर जमीन पर रहते हैं तब भी हम पर एयर प्रेशर बना होता है, लेकिन क्योंकि यह प्रेशर काफी कम होता है इसलिए हम इसे ज्यादा महसूस नहीं कर पाते। और यदि हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो वहां पर एटमॉस्फेयर ना होने के कारण प्रेशर बिल्कुल ना के बराबर होता है। लेकिन यदि आप किसी समुद्र में डुबकी लगाएंगे या फिर किसी अंडर वाटर व्हीकल की सहायता से आप समुद्र की गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे तब आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई भारी वस्तु आप पर अपना वजन डाल रही हो। और इन्हीं सब कारणों के चलते अब तक हमारे वैज्ञानिक ओशन फ्लोर को भी पूरी तरह मैप नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा समुद्र में ज्यादा खोज न कर पाने का एक और बहुत बड़ा कारण है और वो है डर। चलिए इसे हम आपको एक कहानी की मदद से समझाते हैं। साल 1912 में टाइटैनिक नाम का एक जहाज ऐसे ही विशाल समुद्र में डूब गया था, जिसमें लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई थी। वह अब तक के सबसे बड़े जहाजों में से एक था और कोई नहीं जानता था कि आखिर उसके साथ भी ऐसा हो सकता था। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये कहानी जरूर सुनी होगी या फिल्म के द्वारा देखी भी होगी, लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि इस कहानी ने लोगों के मन में समुद्र के लिए काफी डर बैठा दिया था, जिससे वैज्ञानिक और रिसर्चर्स भी समुद्र की गहराई में ज्यादा नीचे जाने से काफी डरते हैं। जब उन्होंने खोजना शुरू किया कि आखिर इस टाइटैनिक जहाज के टूटे हुए हिस्से समुद्र के किस किनारे पर हैं, तब वैज्ञानिकों को यह अनुमान लग गया था कि समुद्र में खोज करना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि 1912 के बाद इस जहाज के टूटे हुए हिस्से साल 1980 में पाए गए थे। अब आपको भी अनुमान लग ही गया होगा कि आखिर समुद्रों में खोज करना कितना मुश्किल है, क्योंकि यह समुद्र बहुत ही विशाल होने के साथ साथ बहुत ही गहरे होते हैं। लेकिन केवल यही एक ऐसी कहानी नहीं है। आपने जरूर बरमुडा ट्रायंगल के बारे में भी सुना होगा। और क्या आप जानते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल को द डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह क्षेत्र नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में पाया जाता है और इसमें आज तक न जाने कितने समुद्री जहाज और एयरक्राफ्ट भी खो गए हैं। और जब उन्हें ढूंढने का प्रयास किया गया तो उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। इसलिए कुछ इस बरमुडा ट्रायंगल से भी डरते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी वजह जो समुद्र में हमारी खोज के बीच आती है वह यह है कि समुद्र में काफी खतरनाक जीव भी मौजूद होते हैं, जिनसे यदि अपनी सुरक्षा नहीं की गई तो ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि अभी भी काफी ज्यादा मरीन स्पीशीज को ढूंढा जाना बाकी है, इसलिए हम नहीं जानते कि वह कितनी खतरनाक होगी। वैसे तो कुछ अफवाह ऐसे भी आती है कि जिन समुद्र की गहराइयों तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं वहां पर शायद मरमेड्स भी पाई जा सकती हैं। मरमेड्स के बारे में तो आपने आज तक केवल कहानियों में ही सुना होगा कि वे आधी मछली और आधी इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यह मरमेड शायद असल में भी धरती पर मौजूद हैं। हालांकि अभी तक वैज्ञानिकों ने इस बात को कन्फर्म नहीं किया है। वह यही मानते हैं कि यह शायद एक बड़ी अफवाह हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी यात्रा के दौरान 3 मरमेड को देखा था। उनका यह कहना था कि जैसे कहानियों में इनको सुंदर बताया जाता है, असलियत में वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं होती। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों ने इसे कन्फर्म नहीं किया है और यह एक बहुत बड़ी अफवाह भी हो सकती है। लेकिन फिर भी यह बात तो सच ही है कि अभी समुद्र एक बड़े रहस्य ही है। जब तक उन्हें पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा तब तक कुछ भी पूरे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। वैसे तो वैज्ञानिकों ने सबमरीन्स और कई अन्य अंडर वाटर व्हीकल्स बनाए हैं ताकि समुद्र की गहराई तक जाया जा सके और वहां पर अपनी खोज की जा सके, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी देश इस मामले में ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहता। आज के समय में लोग ज्यादातर अंतरिक्ष में ही दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्योंकि अब हमारे सोलर सिस्टम में भी कुछ ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिससे कि शायद वहां पर जीवन पाया जा सकता है, इसलिए वैज्ञानिक शायद वहां के जीवन को समझने के लिए अपने समुद्रों पर खोज करें। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर जीवन पाए जाने की संभावनाएं हैं वहां पर भी समुद्रों जैसे ही स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं। जैसे कि जुपिटर की एक चांद यूरोपा पर भी एक समुद्र पाया गया है। इसलिए यदि वैज्ञानिक उसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपनी धरती के समुद्रों को समझना होगा, ताकि वे इन दोनों में अंतर कर सकें और पता लगा पाएं कि क्या वहां पर धरती की ही तरह जीवन होने की संभावना है या फिर क्या कोई जीवन बसाया जा सकता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप यह समझ गए होंगे कि क्यों समुद्रों की गहराई में खोज करना इतना मुश्किल है और क्यों समुद्र अभी तक काफी ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।